गुड मॉर्निंग क्लास 10th गद्दी खंड का सेकंड चैप्टर ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ को पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन के ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विद्याओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अनंतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के अनेक जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब घुमक्कड़ी शास्त्र क्या होता है? हम कहीं पर घुमक्कड़ी शास्त्र क्या होता है? घुमक्कड़ शास्त्र वह शास्त्र होता है हम किसी स्थान पर घूमने गए, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के रीति रिवाज इत्यादि विषयों की जानकारी प्राप्त की। वहाँ के लोगों के बारे में हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की, वहाँ पर जो दार्शनिक स्थल हमने देखे, उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना घुमक्कड़ शास्त्र की रचना कहलाती है। शुरू करते हैं। ल्हासा की ओर पाठ जो है वह तिब्बत से चीन के जाने का जो है एक मुख्य रास्ता उस समय पर माना जाता था। और उस यात्रा का जो पूरा वर्णन, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, रहन सहन इत्यादि के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन मतलब सैनिक, चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल भी अपरिचित हों। मतलब कोई अपरिचित व्यक्ति भी अगर वो अच्छे कपड़े पहना है और शक्ल सूरत से भिखारी या चोर नहीं लगता है, तो वो बिल्कुल आप घर के अंदर तक जा सकता है। नहीं तो और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा बिल्कुल नहीं करती हैं। और जाति पाति तो वहाँ पर सभी बौद्ध धर्मी हैं, तो कोई ऊंच नीच जाति पाति का वहाँ पर प्रश्न ही नहीं है। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय की चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख कर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, मतलब वो महिलाएं कुछ मक्खन बचा करके रख लेंगी, आपको इस बात का भय है, तो आप खुद जा कर के चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है।
परित्यक्त, परित्यक्त मतलब त्याग किया हुआ। त्याग किया हुआ चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। मतलब जो लेखक की वेशभूषा थी वो भिखमंगों के समान थी, तो भी उनको रहने की अच्छी जो है जगह मिल गई, क्योंकि सुमति जो कि उनके मित्र भी थे और गाइड भी थे, तो उनकी जान पहचान उस इलाके में अच्छी थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम लोग होश व हवास में रहते हैं। वहाँ की जो जनजाति है वो शाम के वक्त में छड़ पी कर के और होश में नहीं रहती, इसलिए वो लोग किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रहने की जगह नहीं देते थे उस समय पर भी। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। ये सारी जो डांडा थोंडला इत्यादि जो नाम यहाँ पर है, ये सारे जो है तिब्बत के इलाकों के नाम हैं। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी नहीं देखे जा सकते। अब नदी का इलाका होने के कारण और पहाड़ी इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर लोगों की बस्ती नहीं थी, मतलब सुनसान इलाका था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खून की सज़ा भी मिल सकती है। मतलब रिहायशी इलाके में अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो वहाँ पर सज़ा मिल सकती है, पुलिस होती थी। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती थी। मतलब जो सरकार थी वो पुलिस और खुफिया जो विभाग था उस पर ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करती थी। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार देते थे और उसके बाद देखते थे कि कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठियों की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब घर घर में वहाँ पर जो है पिस्तौल और बंदूकें मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसको अपने प्राणों का खतरा हो सकता है। मतलब अगर डाकू लोगों को नहीं मारेगा तो हो सकता है किसी इंसान के पास पिस्तौल या बंदूक हो तो वो डाकू को मार दे, तो उसे खुद अपनी जान का खतरा रहता था। इसलिए वो पहले आदमी को मार देता था और उसके बाद उसे देखता था कि उसके पास कुछ काम का सामान है या नहीं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकालकर कुची कुची दया का एक पैसा कहकर मांग लेते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और उस पर बैठ के चल भी लेंगे। अब आगे का जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो ये भाग 1 है और भाग 2 का वीडियो कल बनेगा।